नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो अग्निपथ परियोजना और अग्निवीरों के लिए समर्पित है। अभी 2 दिनों से आगजनी तोड़फोड़ शुरू हो गया है। जैसा कि जब भी केंद्र सरकार कोई बड़ी परियोजना या सुधार की कोई बड़ी कोशिश करती है तो हमारे यहाँ एक अजीब सा पैटर्न चल निकला है, जिसमें विरोध करना, तोड़फोड़ करना, अराजकता फैलाना एक सामान्य सी बात बन गई है और अपनी बात मनवाने का यही एक तरीका जैसे हमारे पास रह गया है। आप सीएए को लीजिए, किसान बिल को लीजिए या फिर किसी भी मोर्चे पर लीजिए, तो आम तौर पर एक ही तरह का पैटर्न दिखाई देता है। और एक बात थोड़ी सी खराब लगने वाली है, अगर उसे कहा जाए तो वह भी गलत नहीं है कि सभी जगहों पर विरोध करने वाले लगभग एक ही आदमी होता है। मतलब वह महज विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है और भीड़ जैसे ही वह भीड़ का हिस्सा बनता है, तोड़ फोड़ और अराजकता का जो मज़ा है उसे वह लेने लग जाता है। तो भारत क्या है, इसकी आबादी कितनी है और सरकारी नौकरियों से कितने लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है? क्या सरकारी नौकरियों से बेरोज़गारी दूर की जा सकती है? तो अगर खुले मन और दिमाग से आप इन चीज़ों पर विचार करें तो निश्चित रूप से आपका जवाब कभी भी हाँ में तो नहीं होगा। आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देते हैं कि अभी पिछले सत्र की उत्तर प्रदेश का ही लीजिए एग्जाम्पल, और लगभग पूरे देश की कमोबेश स्थिति ऐसी ही है। तो जो ये शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, प्राइमरी और जूनियर क्लासेस को पढ़ाने के लिए, जिसे टेट बोला जाता है, उस परीक्षा में बीएड और बीटीसी किए हुए अभ्यर्थियों की संख्या 25 लाख थी। मतलब टेट की परीक्षा में 25 लाख लोग बैठे जो शिक्षक बनना चाहते हैं। तो आप विचार करिए, क्या इन 25 लाख लोगों को कभी भी शिक्षक की नौकरी मिल सकती है? अगर उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे भारत में क्या 25 लाख लोगों को एज ए टीचर अपॉइंट किया जा सकता है? अब भारत को भी छोड़िए, पूरी दुनिया में कितने लोगों को एक साल में शिक्षक की नौकरी दी जा सकती है, महज इसे अगर नौकरी माना जाए? और हर साल बीएड और बीटीसी करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोचिए अब जो आगामी सत्र होगा उसमें कितने लोग इस पात्रता परीक्षा में बैठेंगे, और वह सब लोग बीएड या फिर बीटीसी किए हुए लोग हैं। ऐसे में उनको नौकरी कैसे मिलेगी? मतलब नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे में जो मूलभूत समस्या है कि हम अपने नवयुवकों को, अपने मानव संसाधन को कैसे यूटिलाइज करें, उसका मैक्सिमम इस्तेमाल कैसे करें, और ख़ास तौर पर नवयुवकों का सही इस्तेमाल कैसे हो, वह देश को अराजकता, तोड़ फोड़, ये हिंसक गतिविधियों में शामिल न करें और अपनी ऊर्जा को देश के विकास में लगाएं। इस बात की हमें कोशिश करनी है और इसके लिए योजनाएं हमें बनाना होगा, और उसी के हिसाब से हमें अपनी योजनाओं का सृजन करना होगा। बदलते हुए समाज, परिस्थिति और आवश्यकताओं के हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करनी होगी, और मानी हुई बात है तभी हम समय के साथ कदम ताल कर पाएंगे। अब ये जो अग्निपथ परियोजना है, योजना है, और उसी से अग्निवीरों का निर्माण किया जाएगा। मतलब हमारे नवयुवक अनुशासित सिपाही के तौर पर तैयार हो पाएंगे। तो सेना की नौकरी महज हथियार लेकर सीमा पर दुश्मन देश से लड़ने की नौकरी नहीं होती है। सेना की नौकरी एक अनुशासित नागरिक तैयार करने की प्रक्रिया है। अब इसको हम कैसे देखते हैं?
अब कन्वेंशनल वार उतने बड़े पैमाने पर नहीं होंगे, जिसमें सामने की हाथापाई, मतलब आमने सामने की फौजियों के बीच लड़ाई हो। अब तकनीक और विशेषज्ञता के युद्ध होंगे, और ज़्यादातर युद्धों में कौशल, मतलब वो भी तकनीकी कौशल की ज़रूरत होगी, और इसमें ज़्यादा स्मार्ट वॉरियर्स चाहिए। और आमने सामने की लड़ाई के लिए जिस तरह की जितनी फौज चाहिए, उससे अधिक हमें जो स्मार्ट सोल्जर्स हैं उनकी आवश्यकता है। उसमें इफ़िशियंसी होनी चाहिए, कैलिबर होना चाहिए। तो हमारे नवयुवकों के बीच में मेरिट और परफॉर्मेंस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी कि बेस्ट में जो बेस्ट होगा उसे चुना जाएगा। आप देखिए एसपीजी है, ब्लैक हैट कमांडोज हैं जिन्हें एनएसजी कहा जाता है, उसमें जो बच्चे चुने जाते हैं, मतलब जो भारत के युवक होते हैं, भारत के सैनिक होते हैं, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ, मतलब सर्वश्रेष्ठ तो होते ही हैं, हमारा प्रत्येक सैनिक सर्वश्रेष्ठ होता है, पर उनमें भी जो श्रेष्ठ होता है उसका चयन किया जाता है। तो अग्निपथ परियोजना को आप कैसे देखते हैं? इसके बहुत सारे संदर्भ हो सकते हैं। इसे महज आप एक अस्थायी नौकरी न पाने के रूप में देख सकते हैं, एक हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति के तौर पर देख सकते हैं, और विरोधी समर्थक खेमे के एक प्रशंसक और विरोधी के तौर पर खुद को देख सकते हैं। अगर आप पूरी दुनिया का एग्जाम्पल लीजिए, जिसमें जापान, रसिया, इजराइल और दूसरे तमाम विकसित देश, तो वहाँ पर एक तरीके से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा की व्यवस्था उन्होंने कर ली है। मतलब देश के प्रत्येक नागरिक को 2-4 साल के लिए सैन्य सेवा देनी होती है। तो उस सैन्य सेवा के दौरान आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीना सीखते हैं कि कैसे आपको जीवन में सरवाइव करना है। अब इस योजना के बारे में देखते हैं, तो ये जो मूल योजना है यह 17.5 साल से लेकर 21 साल के नवयुवकों के लिए है। और इस वर्ष कोरोना की वजह से, क्योंकि 2 साल कोरोना के लॉकडाउन की वजह से सभी नवयुवकों, विद्यार्थियों को कैरियर के क्षेत्र में अच्छा खासा नुकसान हुआ है, इसलिए 2 साल की छूट दी जा रही है। मतलब यह उम्र 23 साल कर दी गई है। तो आप इसमें जब चयनित होंगे तो आपको 4 साल के लिए मिलिट्री सेवा में रहना है। और 4 साल की जो यह मिलिट्री सेवा है, इसमें से जितने भी लोग चुने गए रहेंगे, 25% लोग मेरिट और कैलिबर यानी स्किल के आधार पर कंटिन्यू आर्मी में रहेंगे। बाकी 75% को उनकी सेवा के उपरांत अवकाश दे दिया जाएगा। मतलब 4 साल की सेवा अवधि ही उनके लिए होगी। और इस 4 साल की सेवा अवधि में उनके वेतन को अगर जोड़ा जाए तो लगभग 12 लाख, और सेवा अवधि समाप्त होने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो भी लगभग 12 लाख के करीब है। तो ये 4 साल उसको जो है लगभग 24 लाख रुपए की उसे इनकम हो जाएगी। और शहीद होने की स्थिति में, जो कि एक सैनिक के लिए एक स्वाभाविक बात होती है, परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। मतलब 1 करोड़ का बीमा है। और भयानक इंजरी होने पर उसको 40 से 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो एक तरह से आप सैनिक की भूमिका में जैसे ही आते हैं तो एक भारत की गौरव और परंपरा से जुड़ जाते हैं। अब इसके फायदे तो देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लीजिए, जहाँ की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले नवयुवकों को देखिए। आप इलाहाबाद, लखनऊ और भी किसी भी ज़िले में चले जाइए जहाँ लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो अधिकतम उम्र है वह 40 वर्ष कर दी गई, मतलब सामान्य के लिए। अब सोचिए जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए 45 साल। और आप अगर प्रयागराज में चले आइए, कटरा, बघाड़ा, अल्लापुर, दारागंज, किसी भी जगह चले जाइए तो आपको इस उम्र के बेरोज़गार और बेकार बच्चों की एक बहुत बड़ी संख्या मिल जाएगी, और जिनके जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं रहती। अब उनमें अध्ययन, समझ, पढ़ाई, परिश्रम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो नौकरी के अवसर और पदों की संख्या है वह बहुत ही कम है। ऐसे में जो अधिकतम लोग हैं
वह असफल ही होंगे, यह बात भी निश्चित है। और सोचिए, जब आप 40 साल की उम्र तक लगातार तैयारी करा रहे हैं, कभी प्री में, कभी मेंस में, कभी इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं, और 1 से 2% लोग ही उन परीक्षाओं में सफल होते हैं, और आपके पास कोई पूंजी नहीं है कि आप कुछ शुरू कर सकिए। अब दूसरी स्थिति की कल्पना करिए कि आप अग्निवीर योद्धा हैं, अग्निपथ के माध्यम से आपने सेना में प्रवेश किया है और आपकी उम्र 18 साल है। आपने 4 साल आर्मी में सेवा दिया और आप 22 साल के हो गए, और आपकी जो अर्निंग हुई 12 लाख की, और 12 लाख आपको एक मुश्त सेवा समाप्त होने के बाद मिला। अगर आप सही से प्लान कर लीजिए, सेविंग कर लीजिए, या न भी सेविंग करिए, तो आपके पास जो पूरी राशि है वो 18 से 20 लाख रुपए हो सकती है। तो गृह हालत में आप 12 से 15 लाख रुपए तो आपके पास रहेंगे ही। और सोचिए, आपकी उम्र सिर्फ 22 साल है। मान लीजिए आप 21 की उम्र में भी आप अग्निवीर बन जाते हैं, तो आप 25 साल की उम्र में जब सेना की सेवा समाप्त करेंगे तब भी आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी ही रहेगी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें आप शिक्षा को कई तरह से हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इंटर किया, उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और 1 साल ही पढ़ाई कर पाए आप, तो आपको 1 साल की डिग्री मिल जाएगी। हो सकता है उसमें डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट कोर्स हो। तो इसी तरह आप दूसरे साल की जब शिक्षा समाप्त कर लेंगे तो आपको उससे उच्चीकृत डिग्री मिलेगी, और जब आप पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो आपको स्नातक की डिग्री मिलेगी, या फिर आगे जो भी जिस तरह की आपने डिग्री में एडमिशन लिया होगा, तो हर साल के अध्ययन और पास होने की स्थिति में आपको एक उच्चीकृत डिग्री प्रदान की जाएगी। मान लीजिए आपने बीएससी या किसी और कोर्स में एडमिशन लिया था, फिर आप अग्निवीर बन गए, तो फिर आप सेवा समाप्त करने के बाद फिर से उस पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अभी जो पढ़ने में आ रहा है, जो सूचनाएं मिल रही हैं, उसमें यह भी प्राविधान है कि इन 4 सालों के दौरान इग्नू से हमारी जो सेना है, भारत सरकार है, वो एक MOU साइन करने वाली है या कर चुकी है, जिसमें ये 4 सालों की जो आपकी सेवा अवधि होगी, इसमें आपको स्नातक की विभिन्न डिग्रियां आपके कैलिबर और समझ के हिसाब से दी जाएंगी। अब सोचिए, आप 22 या 25 साल की उम्र में जब वहाँ से सेवानिवृत्त हो गए और आपके पास अच्छा खासा पैसा भी है, आपको सेना में काम करने का अनुभव है, आपके पास अनुशासित ज़िंदगी जीने का तरीका है, और आप सब कुछ संभाल सकने की स्थिति में हैं, तो फिर सोचिए आपके पास अवसर की भला कमी कैसे हो सकती है। मतलब आपके पास अवसर की कोई कमी नहीं रहेगी। और इसके बाद सबसे ज़्यादा संभावनाएं कहाँ होंगी? पैरामिलिट्री, स्टेट पुलिस, इसमें तो ख़ास तौर पर अग्निवीरों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी या फिर इनको वेटेज दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और आप भरपूर मेहनत कर सकते हैं और आगे आप रिजल्ट दे सकते हैं, आप में ये कैलिबर है, तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो आपकी उम्र 22 से 25 के बीच ही होगी ना। आप शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आपको IAS, IPS, PCS बनने से कोई नहीं रोक रहा है। आपके पास फिर 7-8 साल बच रहे हैं। अच्छा बताइए, सेना में कौन से लोग भर्ती होते हैं? सेना का जो सामान्य सिपाही किसी संपन्न परिवार का बच्चा बनने नहीं जाता है। वह गांव का, किसान का, मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा होता है। तो वह 17.5 साल में अगर इस तरह की किसी सेवा में चला जाता है जहां वह 12 लाख के रुपए कमा सकता है और एक मुश्त से 12 लाख रुपए मिल सकते हैं, तो सोचिए क्या उसमें उसका फ़ायदा नहीं है? फिर वह कोई स्टार्टअप भी शुरू कर सकता है रिटायरमेंट के बाद। वह एक सेना का सामान्य सिपाही बनकर ही अपना जीवन क्यों खपाए? वह वहाँ से 4 साल बाद आएगा, अपनी कोई छोटी मोटी दुकान डालेगा, कोई छोटा मोटा काम शुरू करेगा, या फिर उसमें पढ़ाई लिखाई का जज्बा और कैलिबर होगा तो आगे की परीक्षाओं की 1-2 साल तैयारी करेगा और कुछ काम कर लेगा। और जो सेना का ये तमाम पूल्स होते हैं जहाँ पर सेना के लिए स्पेशलाइज्ड नौकरियाँ होती हैं, उसके लिए तो वह एलिजिबल रहेगा ही। और फिर जो इतनी कठिन सेवा से
और अनुशासित सिपाही बनकर निकलेगा वह बेरोज़गार नहीं रहेगा, और बेरोज़गारी उसकी अपनी चॉइस होगी, वह क्या करे ना करे यह भी उसकी अपनी चॉइस होगी। और फिलहाल अगर इस योजना में कोई कमी आपको नज़र आती है तो उसका समाधान तोड़ फोड़ आगजनी से तो नहीं हो सकता है। अगर आप विरोधी दल हैं और विरोधी मीडिया हैं तो सरकार को ये सुझाव दीजिए कि इसमें और क्या किया जाए। देश में अनुशासित सिपाहियों को, नागरिकों के एक अनुशासित सिपाही और नागरिक बनाने के लिए आखिर और क्या किया जा सकता है। सोचिए, जो ये 17 से 22 की जो उम्र होती है वह किशोर नवयुवक जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, वह सही जगह अगर लगे तो क्या हर्ज होगा। अगर ये 4-5 साल उसकी सर्वाधिक अनुशासित ज़िंदगी जीने वाले अवसर वाले जगह पर होंगे तो वह सही ढंग से जीना सीख पाएगा और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल देश के लिए करेगा। और फिर सही गलत अच्छा बुरा जैसी चीज़ें होती हैं। अच्छा, आप बताइए, मान लीजिए 1000 लोगों को अस्थाई नौकरी दी जा सकती है, ठीक है, दे दिया जाए। और एक ऐसा तरीका है जिसमें से 10,000 लोगों को अस्थाई नौकरियां दी जा सकती हैं और उसके बाद उनके पास ढेर सारी संभावनाएं बन सकती हैं। तो उसमें से क्या चुनना चाहिए? क्या सिर्फ 1000 लोगों को अस्थाई नौकरी देकर बेरोजगारी का समाधान हो जाएगा और देश का कल्याण हो जाएगा, नवयुवकों का कल्याण हो जाएगा? तो इसका जवाब भी नहीं है। जब हम मेरिट, स्किल और कैलिबर की बात करेंगे तब बहुत सारी चीज़ें से हमें समझौता करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी, एक अस्थाई नौकरी पा लेने के बाद अस्थाई वेतन के साथ, अस्थाई पेंशन के साथ रिटायर हो जाने का प्लान सिर्फ अगर आप मान रहे हैं तो यह बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। और अभी सोशल मीडिया में और बाकी जगहों पर लोग देते हैं कि विधायकों का, सांसदों का, फलाने का इस तरह चल रहा है, उस तरह चल रहा है, हमारा क्यों नहीं चल रहा है, उनका ऐसे कर दीजिए। अरे भाई, जब आप 22 की उम्र में से लेके 25 के बीच में उस सेवा काल को समाप्त करके आएंगे तो आपके पास विधायक, सांसद और बाकी चीज़ों का बनने का पूरा अवसर आपके पास है। मतलब आप इस बात से नाराज़ हैं कि हम उनके जितना करप्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उस करप्ट होने का अवसर हमसे छीना जा रहा है। इस विरोध में तो यह बात दिखाई दे रहा है कि आप सांसदों, विधायकों और बाकी अफसरों की तरह भ्रष्ट नहीं हो पा रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो भाई, ये जब आप वहाँ से नौकरी छोड़कर आएंगे तो ये सारे अवसर आपके पास रहेंगे, आप चाहे जब वो हासिल कर सकते हैं। आप में अगर वो कैलिबर है तो अनावश्यक विरोध प्रदर्शन और आगजनी से बचिए। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? आपको भुगतना पड़ेगा। आपके साथ कोई आपका कोचिंग माफिया वाला, कोई पॉलिटिकल लीडर, स्थानीय गुंडा, स्थानीय माफिया नहीं खड़ा होगा। अगर आप पुलिस की डायरी में आपका नाम आ जाएगा और एक बार आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी और आज कल जो फोटो वीडियो का दौर चला रहा है तो आप बच नहीं पाएंगे और आप पर मुकदमा कायम होते ही आपके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे और आप कभी भी किसी भी सरकारी सेवा के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। तो ऐसी कोई मूर्खता मत करिए। आप किसी आगजनी, तोड़ फोड़ और हिंसक वारदात में शामिल मत होइए। अभी बताइए, जो बच्चे पत्थरबाजी कर रहे थे वो पकड़े जा रहे हैं, उनकी उम्र कितनी है बेचारों की? उन्हें तो पता भी नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा एजेंडा चल रहा है, कौन किसका शिकार बन रहा है, लेकिन उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, रासुका लग गया, पता चलता है, जेल जाएंगे, उनका पासपोर्ट, वीज़ा तक नहीं बन पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो ज़िंदगी में आगे क्या कर पाएंगे? क्या वो किसी सरकारी सेवा या दूसरी बड़ी सेवाओं के लिए कोई काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आप किसी भी अराजक, हिंसक आंदोलन का हिस्सा मत बनिए और किसी के बहकावे में मत आइए। अगर आप सरकार से असहमत हैं, आप विरोधी दल हैं, आप मीडिया हैं, तो चुनाव आएगा, सरकार को हराकर बाहर करिए, दूसरे किसी सरकार और दल को चुन लीजिए आप। लेकिन विरोध के इस अराजक तरीके से बचिए। जो भी योजनाएं आती हैं उसके सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष दोनों साथ साथ होते हैं। उसमें बहुत कुछ अच्छा भी होता है और जिस एंगल से आप देख रहे हैं उसमें बुरा भी है। आप व्यक्तिगत चंद लोगों के हित को देखेंगे तो बहुत ढेर सारी बुराइयां देखेगी, लेकिन कलेक्टिव तरीके से जब उसको देखेंगे तो उसमें अच्छाई है। और दुनिया का जो विकसित देश का मॉडल है वो आपको अपनाना पड़ेगा। आप चाहे सहमत हों या असहमत हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज नहीं तो कल इन चीज़ों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा।
आप तमाम कानूनों को देख लीजिए, उनको अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के साथ तारतम्य बनाने के लिए सभी सरकारें, पिछली, वर्तमान और आने वाली सरकारें भी नियम ले आएंगी। आप इससे बच नहीं सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। आप ये जान लीजिए, और जैसे ही आप किसी अराजकता के आंदोलन में भागीदारी करेंगे, आपका करियर दांव पर लगेगा और तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा और आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। इसलिए ऐसी कोई गलती मत करिए। आपके पास करियर की ढेर सारी संभावनाएं हैं। एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुलते भी हैं, और संघर्ष से भागिए मत। आप बहुत आगे जाएंगे, आप में बहुत कैलिबर है और आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। सिर्फ यही एक नौकरी, यही एक काम जिंदगी में नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत बड़े बड़े काम आप कर सकते हैं। खुद पे भरोसा रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हिंसा, तोड़फोड़ और अराजकता से बचिए। खूब परिश्रम करिए और सरकार, दल और माफिया पे भरोसा करने के बजाय खुद पर भरोसा करिए। आप सब कुछ कर सकते हैं और आप पूरी तरह से सक्षम हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।